वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुसलमानों ने पहला मरहला तो बहुत जिम्मेदारी के साथ पार कर लिया है, लेकिन अब दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है और दूसरे मरहले में 3 दिन बहुत ज़्यादा अहम है, 18, 19 और 20 सितंबर। और इन 3 दिनों में मुस्लिम तंजीमों ने, मुस्लिम दानिश्वरों ने अगर जिम्मेदारी के साथ काम किया, उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी के साथ नुमाइंदगी की, तो फिर भारत सरकार को वक्फ अमेंडमेंट बिल में अपनी तरमीम को बंद करना पड़ेगा। भारत सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो कुछ तरमीम करना चाहती है उसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी, बल्कि इस बिल को पार्लियामेंट में पास होने से भी रोक दिया जाएगा। और अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, मुसलमानों के नुमाइंदों ने भी अगर कहीं भी किसी तरह की कोई लचक दिखाई, तो फिर इस गलती की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी और हो सकता है इसी तरह यह बिल पास हो जाए। पहला मरहला था जेपीसी को राय भेजने का, ईमेल भेजने का, और इसमें भारत के मुसलमानों ने, मिली तंजीमों ने यकजहती का मुजाहरा किया, इत्तेहाद का सबूत पेश किया। तकरीबन तमाम अहम मिली तंजीमों ने जेपीसी को अपनी राय भेजी है, जेपीसी के चेयरमैन से मुलाकात की है और एक मैसेज दे दिया है कि हम इसमें इस तरह की तरमीम चाहते हैं, बल्कि इस बिल को ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि बिल मुसलमानों के राइट के खिलाफ है, वक्फ प्रॉपर्टीज के खिलाफ है। इसी तरह भारत की 5 करोड़ मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर लब्बैक कहते हुए जेपीसी को ईमेल भेजा है। मुस्लिम तंजीमों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, हर गांव और मोहल्ले में अपील की गई और लोगों को बेदार किया गया कि वो अपने मोबाइल से ईमेल भेजे, बारकोड को स्कैन करे। तो ये बेदारी मुसलमानों में देखी, मुसलमानों ने 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल भेज दिया और सिलसिला अभी भी बढ़ सकता है, बल्कि अभी भी तक लोग भेज रहे हैं। तो मुसलमानों ने जेपीसी को राय भेज करके बता दिया कि वो जिंदा कौम है, एहसास जिंदा है, और वो ऐसे किसी भी कानून को पास नहीं होने देंगे जो मुसलमानों के खिलाफ होगा, मुसलमानों के राइट के खिलाफ होगा, या मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने की, उसको हड़पने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि जब मुसलमानों के बीच इस तरह की बेदारी सामने आई, मुसलमानों ने ईमेल भेजने का सिलसिला शुरू किया, तो सरकार में बैठे लोगों में खलबली मच गई। वो बेचैन हो गए, परेशान हो गए और कहने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। मुसलमानों ने जेपीसी में इतनी ज़्यादा राय भेज दी है कि बिल्कुल ये राय आमा बन गया है, और अब इस बिल को पास करने या ना करने का मतलब ये होगा कि राय आमा के खिलाफ किया जा रहा है या उसके सपोर्ट में किया जा रहा है। आम मुसलमानों की राय यही बन गई है कि बिल उनके खिलाफ है, इतनी तादाद में उन्होंने राय भेज दिया है। यही वजह है कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लगातार इस तरह का बयान दिया कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। अमित शाह को भी इस पर बोलना पड़ा। अमित शाह को भी खबर पहुंची कि मुसलमानों ने इसको अवामी मसला बना दिया है और मुसलमानों में घर घर ये मैसेज पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि अगले दिनों में बिल जरूर पास होगा। तो यानी अमित शाह की भी नींद हराम हो गई है। संघ और बीजेपी के नेताओं में लगातार इस पर बहस हो रही है कि कैसे आम मुसलमानों के जहन से इसको निकाला जाए। यही वजह है कि अब कुछ ऐसे मुसलमानों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है जो अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं, जो मस्जिदों और मदरसों के नाम पर भी सरकार का साथ देते हैं, चंद सिक्कों के लिए, अपने किसी मफाद के लिए और कौम से गद्दारी करते हैं। तब ऐसे लोगों के बयानात को सामने लाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के मुसलमान इस बिल के खिलाफ और मुसलमानों ने इसको साबित कर दिया है। अब जेपीसी की मीटिंग हो रही है 18, 19, 20 सितंबर को, और तीनों तारीख में अलग अलग स्टेक होल्डर्स को अपनी राय रखने का, अपनी बात पेश करने का मौका दिया जाएगा। पहली मीटिंग होगी 18 सितंबर को, और 18 सितंबर को माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसको सुना जाएगा। वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करेगी, तमाम चीज़ों पर गौर करेगी, फिक्र करेगी। माइनॉरिटी अफेयर्स वक्फ का जो पूरा डेटा है वो पेश करेगी। और इस हवाले से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर है वो किरण रिजिजू है, तो उनको मुसलमानों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। जो बीजेपी चाहती है, जो संघ चाहती है, वही बातें वो पेश करेंगे। लेकिन जो दूसरा दिन है 19 सितंबर का, वो बहुत अहम है, क्योंकि 19 सितंबर को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्टेक होल्डर के तौर पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह 19 सितंबर को मारूफ दानिश्वर और वकील प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा को भी बात रखने का मौका दिया जाएगा, और पसमादा मुस्लिम महाज को भी स्टेक होल्डर के तौर पर पेश किया जाएगा, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो 18 सितंबर की जो तारीख है बहुत अहम है, खासतौर पर यह कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया था। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बोर्ड की अपील पर लब्बैक कहा और ईमेल भेजा। तमाम मुस्लिम तंजीमों ने बोर्ड से एग्री किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे
जो ईमेल भेजने के खिलाफ है, उनको लगता है कि ईमेल भेजकर कुछ नहीं होगा, ईमेल उसको भेजा जाता है। ईमेल भेजने का मतलब है सजेशन देना, मशवरा देना, जो मशवरा कबूल करना चाहती हो। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिन लोगों के हाथों में इक़्तिदार है, उनको पहले से पता है कि क्या करना है, नहीं करना है, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए सड़कों पर ही उतरना होगा। इसके बावजूद उन तमाम लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर अमल किया और कहा कि यकजहती के लिए, इत्तेहाद के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे जेपीसी में जिस तरह अपनी बात रखेंगे, तमाम निकात को पेश करेंगे, जो दलील होगी उसको गलत साबित करेंगे, तो बहुत अहम होगा। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा से भी लोगों की उम्मीदें हैं और पसमादा मुस्लिम महाज से भी। 19 सितंबर को जेपीसी की जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ऑल इंडिया सज्जादा नशी कौंसिल अजमेर को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को भी स्टेक होल्डर इसमें बनाया गया है और भारत फर्स्ट और इस तरह की कुछ और दूसरी एनजीओज और तंजीमों को भी स्टेक होल्डर बनाया गया है। ऑल इंडिया सज्जादा नशी कौंसिल में आपस में इख्तलाफ है। अजमेर की जो दरगाह है, वहाँ के बहुत ज़्यादा सज्जादा नशी है, तो कुछ लोग इस बिल के खिलाफ है ज़्यादातर, लेकिन कुछ है जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि लोग इस बिल की हिमायत में बयान दे दे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को भी स्टेक होल्डर बनाया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी जेपीसी की मीटिंग में बैठेगी, अपनी राय देगी, तरमीम के सिलसिले में बोलेगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस की ही एक विंग है जो मुसलमानों के बीच काम करती है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मतलब है कि आरएसएस को भी इस कमेटी में एक तरह से स्टेक होल्डर बनाया गया है, भारत फर्स्ट को होल्डर बनाया गया है। और यही मुसलमानों का सबसे ज़्यादा एतराज़ है, क्योंकि जो वफ़ का मामला है ये खालिस मुसलमानों का मामला है, ये इस्लाम से जुड़ा मामला है, इसका किसी दूसरी कम्युनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में 40 से ज़्यादा तरमीम की गई है और 40 से ज़्यादा अहम तरमीम में जो दफ़ा या जो सेक्शन सबसे ज़्यादा अहम है, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल जिस पर उठ रहा है वो ये कि वक्फ काउंसिल में, वक्फ कमेटी में हिंदुओं को भी मेंबर बनाया जाएगा। मुसलमानों का सवाल है कि राम मंदिर कमेटी में जब कोई मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई बुद्धिस्ट नहीं, तो फिर मस्जिद कमेटी में, कब्रिस्तान कमेटी में, मुसलमानों की खालिस दीनी और मजहबी कमेटी में कोई हिंदू मेंबर क्यों होगा? राम मंदिर कमेटी है, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। काशी विश्वनाथ टेम्पल की कमेटी है, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। या इस तरह के जितने मंदिर है, जितने इनके मठ है, जितने इनके धार्मिक स्थल है, वहाँ की किसी भी कमेटी में कोई मुसलमान नहीं है। क्रिश्चियन की कमेटी में कोई मुसलमान और हिंदू नहीं है। या सिखों की जो गुरुद्वारा कमेटी है, उसमें मुसलमान सिख, उसमें मुसलमान क्रिश्चियन और हिंदू नहीं है। तो फिर मुसलमानों की जो खालिस मजहबी और दीनी कमेटी है, उसमें हिंदू या गैर मुस्लिम क्यों होगा, ये सवाल है। इसी तरह डीएम को, कलेक्टर को जो बहुत ज़्यादा पावर दिया जा रहा है, उस पर सवाल है। इसी तरह वक्फ काउंसिल का चेयरमैन खुद सरकार तय करेगी, वक्फ काउंसिल का अरकान तय नहीं करेंगे। तो वक्फ काउंसिल की जो खुद मुख्तारी है, जो आज़ादी है, उसको छीना जा रहा है, इस पर सवाल है। और दूसरी माइनॉरिटी की या दूसरी कम्युनिटी की जो कमेटी है, उसके साथ ऐसा मामला नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये भी सवाल होना चाहिए कि आरएसएस हिंदुओं के मफाद के लिए काम करती है, आरएसएस का मुसलमानों के मफाद से क्या लेना देना? वक्फ अमेंडमेंट बिल का पूरा मामला, पूरा ताल्लुक मुसलमानों से है, फिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को इसमें स्टेक होल्डर क्यों बनाया गया? तो बहरहाल ये जो 3 दिन है बहुत अहम है और इसमें मुस्लिम तंजीमें या ये लोग जिस तरह अपनी राय रखेंगे उसका एक बड़ा अहम होगा। इस बीच अलग अलग मुस्लिम तंजीमों ने जेपीसी के चेयरमैन से मुलाकात की है, उनको बाज़ाब्ता तरमीम और सिफारिशात दी और कहा कि इस तरह की इसमें तरमीम होनी चाहिए। ज़्यादातर मुस्लिम तंजीमों की यही मांग है कि सिरे से इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2013 जो बरकरार है उसी को रखा जाए और उस पर पाबंदी से अमल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मुसलमानों को फ़ायदा हो सके। इस बीच मुस्लिम रहनुमाओं और मुस्लिम तंजीमों ने एनडीए के अलायंसेस से भी मुलाकात की है और उनको कायल कर लिया है कि वो पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ ना दे। और चांसेस यही है कि अगर मोदी सरकार इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी तो नीतीश कुमार साथ देने वाले नहीं हैं, चंद्रबाबू साथ देने वाले नहीं हैं, चिराग पासवान साथ देने वाले नहीं, इस तरह के कुछ और अलायंसेस पार्टनर भी बीजेपी का साथ नहीं देंगे, वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना बहुत मुश्किल होगा। पिछले 100 दिनों में बीजेपी ऐसे भी कोई अहम कानून पास नहीं करा सकी क्योंकि इन लोगों ने साथ देने से साफ साफ इनकार किया है। अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि चंद्रबाबू नायडू उनका साथ दे, नीतीश कुमार उनका साथ दे, लेकिन इन लोगों ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि जो मुसलमानों के कंसर्न है, जो मुसलमानों के खदशात है, उसको सामने रखा जाए, उसको सुना जाए, मुसलमानों की जो तरमीम की मांग है उस पर अमल किया जाए, तभी हम इस बिल को पास कराने में साथ दे सकते हैं, वरना इम्कानात नहीं है। यही खबरें आ रही है और इन्हीं पर पूरा दारो मदार है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, मिली तंजीमों को उम्मीद है चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से
कि लोग साथ देने वाले नहीं हैं और यकीनी तौर पर इन लोगों ने साथ नहीं दिया, तभी बीजेपी को ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना पड़ा। तो इसी बात की दलील है कि लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं और ये बिल पास कराना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए गले की हड्डी भी ये बिल बन सकता है। अब देखना यह है कि अगले दिनों में क्या होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कैसे इस बिल को रोका जा सकता है? क्या ईमेल भेज देना काफी है? अगर ये सरकार इस बिल को कानून की शक्ल दे देती है, पार्लियामेंट से ये बिल मंजूर हो जाता है, तब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्या खामोश रहना चाहिए या फिर सड़कों पर उतरना चाहिए या जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।